बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा, हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर अपना टॉपिक सिंपल पेंडुलम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंस कवर किया था और उसके बाद हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 12 में आपका ये थर्ड टॉपिक है, वेव एंड स्ट्राइप्स। तो लेक्चर नंबर 3 में बेटा हमारे पास दो टॉपिक हैं कवर करने के लिए। पहला टॉपिक है वेव एंड स्ट्राइप्स और दूसरा है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ये वेव से रिलेट ही है। तो अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वेव्स एंड स्ट्राइप। सबसे पहले तो बेटा वेव होती क्या है, उसकी डेफिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी in an organized movement of molecules caused by a vibrating body in the medium of the same material but there is no change of state of matter is called wave। बेटा अगर हम इन शॉर्ट देखें तो वेव इज बेसिकली अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी caused by the movement of a vibrating body। बेटा जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसके वाइब्रेट करने की वजह से वेव जनरेट होती है और बेसिकली वो उस बॉडी की एनर्जी को ट्रांसफर कर रही होती है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर। फॉर एग्जांपल सॉलिड मीडियम से लिक्विड मीडियम में, लिक्विड मीडियम से गैसियस मीडियम में। तो वेव जो है बेसिकली प्रोड्यूस होती है बाय द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी की वाइब्रेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल हम साउंड की बात करें, जब हमारी वोकल कॉर्ड जिससे हम बोलते हैं वो वाइब्रेट करती है तो हमारी बॉडी से, हमारे मुंह से साउंड जनरेट होती है। और साउंड बेसिकली क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हर वेव जो होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जो कि एनर्जी के पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही होती है। तो अगर हम साउंड वेव की बात करें तो आपने ये नोट किया होगा, अगर हमें ज़्यादा बोलना पड़े, फॉर एग्जांपल क्लास में ज़्यादा लेक्चर देना पड़ रहा है या हमें किसी ऐसी जगह पर क्राउडेड एरिया में ज़ोर से बोलना पड़ रहा है तो हमारी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। हमें थकन फील होती है खास पर्टिकुलर टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि उस वेव से कंटिन्यूसली हमारी बॉडी की एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है। तो सिंपली वेव एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करती है, ठीक है। बट देयर इज नो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, बट मैटर का स्टेट चेंज नहीं होता, सही है। जो स्टेट है उसी स्टेट में जो है वो वेव उसको ट्रांसफर करती है। ये नहीं है कि सॉलिड से जनरेट होने वाली वेव जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जो वेव जिस स्टेट ऑफ मैटर से जनरेट हो रही है वो उसी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर रहते हुए एनर्जी को ट्रांसफर करती है। अगर वो लिक्विड से जनरेट हो रही है तो पार्टिकल ऑफ मीडियम जो होगा, पार्टिकल ऑफ एनर्जी जो होंगे वो भी लिक्विड की फॉर्म में ही ट्रांसफर होंगे। अगर वो किसी सॉलिड पार्टिकल से जनरेट हो रही है तो वो सॉलिड की फॉर्म में ट्रांसफर होंगे, और अगर वो एयर की फॉर्म में जनरेट हो रही है तो वो एयर की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पर हो गई आपकी वेव की डेफिनेशन। अब आती है बेटा वेव की टाइप्स और वेव में क्या क्या चीजें मौजूद होती है। सबसे पहले तो है आपका ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसफर वेव, waves in which the particle of the medium vibrate in the direction perpendicular to the motion of the propagation of wave is called transfer wave। बेटा वो वेव जहां पर पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो मूव करे डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द वेव, यानी वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है पार्टिकल ऑफ मीडियम उसी के 90 डिग्री एंगल पर मूव करे, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शन पर 90 डिग्री का एंगल बना। ये आपको इस तरीके से समझ आ सकता है कि फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं ये वेव, ये पूरी वेव ट्रेवल कर रही है एक पॉइंट से दूसरी जगह पर, और ये वो मीडियम है जहां पर वो वेव ट्रेवल कर रही है। मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड है या लिक्विड है, ठीक है, या एयर है। अब देखिए मीडियम की जो पार्टिकल है, ये मीडियम का एंगल इस वेव के साथ अगर देखा जाए तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल है। आप सब मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता है। तो स्ट्रेट लाइन पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये मीडियम का एंगल 90 डिग्री है और वेव की डायरेक्शन ये चल रही है। तो ऐसी वेव जहां पर मीडियम अपनी वेव डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ट्रेवल करता है तो वो चीज कहलाती है आपकी ट्रांसफर वेव, वो वेव की ट्रांसफर फॉर्म। अब देखिए बेटा ट्रांसफर वेव के दो हिस्से होते हैं। एक होता है आपका क्रेस्ट और दूसरा होता है ट्रफ।
इन ट्रांसफर वेव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अबव इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रेस्ट। देखिए बेटा, क्रेस्ट कौन से रीजन होता है? वो रीजन जहां पर वेव अपनी पीक पर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है अपनी मीन पोजीशन से। ये उसकी मीन पोजीशन है, ये वेव ऊपर की तरफ उठी, ये जो ऊपर उठा हुआ रीजन है ये आपका कहलाएगा क्रेस्ट। और वो वेव और वो पॉइंट जहां पर वेव डाउन हो जाती है वो रीजन उसका कहलाएगा ट्रफ। ठीक है। इन ट्रांसफर वेव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिलो इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। ये वेव की मीन पोजीशन है, ये आपके वेव की मेन पोजीशन है, ये उसका अपर रीजन है जो कि क्रेस्ट कहलाता है, जहां पर वेव जो होगी अपनी मेन पोजीशन से अबव हो। और ट्रफ कौन सा रीजन है? वो रीजन जहां पर वेव अपनी मेन पोजीशन से बिलो होगी, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में होगी। ठीक है। तो ये इनके दो रीजन कहलाते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ। और वेवलेंथ किसको कहते हैं? दो वेव के दरमियान का फासला, क्योंकि ये आगे आएगा वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ क्या है? दो वेव्स के दरमियान का डिस्टेंस। तो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो आपका कहलाता है वेवलेंथ ऑफ वेव, यानी दो वेव के दरमियान का फासला। अच्छा, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ट्रांसफर वेव कैन इजीली बी प्रोड्यूस इन गैसेस एंड लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड। ट्रांसफर वेव के प्रोड्यूस होने के लिए जो फिजिबल कंडीशन होती है वो सॉलिड और गैसेस होती हैं, सॉरी लिक्विड एंड गैसेस होते हैं। यानी ट्रांसफर वेव जो है वो लिक्विड और गैस के अंदर इजीली प्रोड्यूस हो जाती हैं, सॉलिड में देर में प्रोड्यूस होती है। अब उसके बाद है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव in which the motion of the particle in an elastic medium is back and forth along the direction of the propagation of wave is known as longitudinal wave। बेटा वो वेव जहां पर मीडियम वेव के साथ ही ट्रेवल करता है बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ का मतलब है वाइब्रेटरी वे में, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो वो वेव जो कहलाती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। तो वो रीजन जहां पर पार्टिकल ऑफ मीडियम यानी जहां से वेव जनरेट हो रही है वो वेव के साथ ही ट्रेवल करे, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो, उसकी वाइब्रेटरी मोशन हो, तो वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्रेस्ट और ट्रफ नहीं होते, बल्कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर आपके पास होता है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। वो रीजन जहां पर वेव सबसे ज्यादा डेंस होती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जेब्रा टाइप लाइंस बनी हुई है, यहाँ पर वेव एक दूसरे से दूर है जबकि यहाँ पर वेव एक दूसरे के करीब है। यहाँ पर वेव की डेंसिटी ज्यादा है, वेव यहाँ पर डेंस है। तो वो रीजन जहां पर वेव एक दूसरे से दूर होंगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा वेव्स के दरमियान में, वो आपके पास कहलाएगा रेयर फ्रैक्शन। और वो रीजन जहां पर दो वेव्स के दरमियान का फासला बहुत कम होगा वो कहलाएगा आपका कंप्रेशन रीजन। तो ये वाला रीजन आपका कंप्रेशन है और ये वाला रीजन आपका रेयर फ्रैक्शन है। और वेवलेंथ की डेफिनेशन यहाँ भी वही रहेगी कि दो रेयर फ्रैक्शन के दरमियान का फासला या फिर दो कंप्रेशन के दरमियान का फासला आपका वेवलेंथ कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का टॉपिक खत्म हुआ। ये देखें, ये आपका रेयर फ्रैक्शन रीजन, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन लॉन्गिट्यूडनल वेव व्हेन नॉट क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, वो रीजन जहाँ पर पार्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा दूर ना हो एक दूसरे के, बहुत ज्यादा करीब ना हो एक दूसरे के, तो वो आपका रेयर फ्रैक्शन कहलाता है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि वेव कहाँ पर कंप्रेशन हो रही है और कहाँ पर रेयर फ्रैक्शन हो रही है, ये आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सॉन्ग सुन रहे हैं, एक सॉन्ग में आपको पता है कि वॉइस बार बार अप डाउन होती है, कुछ सेंटेंसेस में जो है वो वॉइस धीमी हो जाती है, फेंट हो जाती है, कुछ में जो होती है वो लाउड हो जाती है, म्यूजिक ज्यादा हो जाती है। तो वो रीजन जहां पर म्यूजिक ज्यादा है वो रीजन कौन सा होगा? कंप्रेशन रीजन। ठीक है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ वेव ज्यादा होंगी, वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होंगी, तो आपको साउंड तेज सुनाई दे रही होगी। और वो रीजन जहां पर जो है वो आपको साउंड किसी भी सॉन्ग की, किसी भी स्पीच की हल्की सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पे नंबर ऑफ वेव्स कम है। ठीक है, नंबर ऑफ साउंड वेव्स कम है, तो वो वाला रीजन आपका रेयर फ्रैक्शन रीजन कहलाता है। तो ये आपकी डेफिनेशंस हो गई। अब बेटा आपके पास एक छोटी सी डेरिवेशन आती है और वो आती है प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर की डेरिवेशन आती है।
कंसिडर अ ट्रांसफर वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा whose the time period is t and the frequency is f। कंसिडर करें कि आपके पास एक वेव है, हमने ट्रांसफर वेव की एग्जांपल ले ली। फॉर्मूला अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव हो तब भी सेम रहेगा। तो एक ट्रांसफर वेव है हमारे पास, ये दो रीजन उसके क्रेस्ट हो गए, लोअर रीजन उसका ट्रफ हो गया, ठीक है। दो क्रेस्ट के दरमियान का फासला आपकी वेवलेंथ कहलाती है और टाइम पीरियड टी। तो द डिस्टेंस अगर हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी व्हिच इज एज फॉलो। अब देखें बेटा, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स के अंदर ही वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लास में। ये वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का टाइम के साथ जो रेट ऑफ चेंज आता है वो आपकी वेलोसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अपनी वेलोसिटी का फार्मूला रख दिया, और वो फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब इसमें s इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो किससे रिप्रेजेंट होगा? ये इस साइन से, लैम्डा, इस साइन का नाम होता है लैम्डा। तो इस लैम्डा के साइन से रिप्रेजेंट होगा जो कि वेवलेंथ है वेव की। टी जो है आपका, यहाँ पर ये स्मॉल टी होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट है। ये स्मॉल टी जो होगा वो आपका कैपिटल टी से रिप्रेजेंट होगा जो कि वेव का टाइम पीरियड कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने एस की जगह पर अपनी वेवलेंथ का सिंबल पुट कर दिया जिसको लैम्डा भी कहते हैं, और स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी पुट कर दिया। अब बेटा यहाँ पर लैम्डा को अगर हम साइड पे रखें, सही है, तो इसको ये बन जाएगा 1/t, क्योंकि लैम्डा इस 1 से मल्टीप्लाई होकर वापस लैम्डा अपॉन टी बन जाएगा। तो इसलिए हमने लैम्डा को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पर हमने 1/t लिया। 1/t क्यों लेकर आए? क्योंकि बेटा 1/t जो होता है वो बराबर होता है एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर 1/t यानी 1 टाइम पीरियड को अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर 1/t की जगह हमने स्मॉल एफ पुट कर दिया अपने इस फॉर्मूले का रेफरेंस देकर। तो सिंपल आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो ये एक छोटी सी डेरिवेशन थी जो इसी वेव के टॉपिक से रिलेट आती है। आपको कॉपी के अंदर जब आप अपना नोट कर रहे होंगे सारे लेक्चर्स, तो ये डेरिवेशन आपको एज इट इज कॉपी करनी है। इसका क्वेश्चन आप ये बना सकते हैं कि प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और फिर ये वर्डिंग के साथ फिर आप इस डेरिवेशन को पूरा अपनी कॉपी में एज इट इज लिखते हैं। अब जब बेटा आपकी वेव हो गई, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई, उसकी टाइप्स हो गई, तो अब उसके बाद आपके पास आता है सेकंड टॉपिक जो कि इसी वेव से रिलेट था, और वो था आपका इंटरफेरेंस ऑफ वेव। When two coherent waves traveling in a linear medium arrive at a point simultaneously, they superimpose each other as a result. Some where the effect become higher and some where the effect become lower. The phenomena is called interference of wave. देखिए बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होती है? कोई ऐसा रीजन या मीडियम जहां पर वेव ट्रेवल कर रही हैं और दो या दो से ज्यादा वेव ट्रेवल कर रही है, मल्टीपल वेव्स ट्रेवल कर रही है इन शॉर्ट। तो वो पॉइंट, तो कई बार ऐसा होगा कि वेव जो होंगी वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है? कि एक दूसरे को कोलाइड करेंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ओवरलैपिंग होगी इनके दरमियान में। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक वेव ट्रेवल कर रही है ब्लैक कलर की, इसके साथ एक दूसरी वेव ट्रेवल कर रही है डॉटेड लाइन में, ठीक है। ये दो किस्म की वेव ट्रेवलिंग हो रही है, दो किस्म की वेव की। तो ये जो वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, तो इस सुपर इम्पोज करने को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ठीक है। ये चीज क्या कहलाएगी? इंटरफेरेंस ऑफ वेव, यानी वेव का एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करना। अब ये इंटरफेरेंस बेटा दो तरह का होता है, एक होगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो इफ द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स रिजल्ट a wave of greater amplitude, the interference is called constructive interference. Constructive interference या positive interference में क्या होता है कि दो अलग अलग वेव एक दूसरे को इस तरीके से ओवरलैप करती हैं कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव की क्रेस्ट के साथ मिलता है, और पहले वाली वेव का ट्रफ दूसरी वेव की ट्रफ के साथ मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर
ये डॉटेड लाइन वाली भी एक वेव है, ब्लैक कलर की भी एक वेव है, ठीक है, ब्लैक लाइन की भी एक वेव है। अब दोनों के क्रेस्ट एक ही जगह पर है, डॉटेड का क्रेस्ट भी ऊपर की तरफ है, इसका क्रेस्ट भी यहाँ पर है, और दोनों क्रेस्ट आपस में मिल रहे हैं। इसी तरह दोनों के ट्रफ आपस में मिल रहे हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा वेव्स का आपस में क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलता है या ट्रफ और ट्रफ मिलता है, तो ऐसा इंटरफेरेंस कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है कि वेव का एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है, यानी वेव दूर तक जा सकती है, ठीक है। अगर वो लाइट वेव है तो हमें दूर से नजर आ सकती है, अगर वो साउंड वेव है तो हमें आवाज दूर तक सुनाई दे सकती है, या आवाज जो होती है वो लाउड हो जाती है। तो ऐसे केस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो इंटरफेरेंस है ये वेव में भी जनरेट होता है, साउंड में भी होता है, ठीक है, क्योंकि साउंड भी इन द फॉर्म एज अ फॉर्म ऑफ वेव ही है, ठीक है। साउंड खुद भी क्या है, वेव ही की एक टाइप है। तो ऐसे इंटरफेरेंस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा और वेव जो होगी वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड पर वर्क करना शुरू कर देगी। यानी अगर साउंड वेव है तो हमें वो साउंड दूर तक सुनाई दे सकती है, या फिर वो साउंड हमें लाउड हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूजिक में होता है, कोई भी आप सॉन्ग सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो उसमें कोई एक साउंड तो नहीं होती, सिंगर की वॉइस की होती है, पीछे जो भी हारमोनियम है, गिटार है, जो कोई भी पियानो है, जो भी आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है उसकी साउंड भी होती है। अब जब ये मल्टीपल साउंड्स आपस में जमा होती हैं और इनकी वेव्स आपस में एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, तो जो इनका इंप्रेशन होता है वो प्लेजर इम्पैक्ट पड़ता है। यानी जो म्यूजिक होती है वो प्लेजर इम्पैक्ट डालती है आप कानों के ऊपर, अच्छा इम्पैक्ट डालती है, ठीक है, और उसकी साउंड भी तेज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई फास्ट सॉन्ग है तो उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज ज्यादा होता है, तो फास्ट सॉन्ग जो है उनकी लाउडनेस खुद ब खुद ज्यादा हो जाती है। तो ऐसा इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐसे इंटरफेरेंस को कहते हैं जहां पर वेव के ट्रेवल करने का कोई ऑर्डर ना हो। दो या दो से ज्यादा वेव एक जगह पर एक मीडियम पर ट्रेवल कर रही हैं, एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के साथ मिल जाए और एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के क्रेस्ट के साथ मिल जाए, तो ऐसा इंटरफेरेंस जो कहलाता है वो आपका कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी ऐसे इंटरफेरेंस के अंदर वेव जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, या वो उसका इंप्रेशन जो पड़ता है वो बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हैं, ये एक वेव है मीडियम पे ट्रेवल कर रही है, ब्लैक कलर की, उसका क्रेस्ट है, और दूसरी जो डॉटेड वेव है उसका ट्रफ है, ये दोनों एक ही रीजन पर आ गए। इसी तरह यहाँ पर जो डॉटेड वेव है उसका क्रेस्ट और जो ब्लैक वेव है उसका क्रेस्ट, उसका ट्रफ एक ही रीजन पर आ गए। तो ऐसे रीजन पे वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज करके खराब कर देती है। फॉर एग्जाम्पल नॉइस, ठीक है, क्योंकि साउंड दो तरह की होती है ना, एक होती है म्यूजिकल साउंड और एक होती है नॉइस। नॉइस वो होती है जो कि हमारे कानों पे बुरा इम्पैक्ट डाले। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए, मल्टीपल कार्स हैं, ठीक है, ट्रक है, व्हीकल्स हैं, उनके हॉर्न की आवाज आ रही है, इंजन का शोर हो रहा है, ठीक है। तो ये साउंड क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इम्पैक्ट जो पड़ रहा है उस वेव का, क्योंकि मल्टीपल वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं, लेकिन इनसे किसी किस्म का प्लेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। किसी को भी ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद शोर की आवाज अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज तो कर रही हैं लेकिन किसी ऑर्डर के साथ नहीं कर रही हैं। एक का क्रैश दूसरे के ट्रफ से मिल गया, दूसरे का ट्रफ पहले के क्रैश से मिल गया, तो इस तरीके से वेव जो है वो खराब हो जाती है उसका, और उसका इम्पैक्ट खराब हो जाता है। इसके अलावा जैसे लाइट वेव है, हमने कोई ऐसी लाइट्स के कॉम्बिनेशन बना दिए तो उनका भी, जैसे फॉर एग्जांपल रेड कलर की लाइट है, उसका कॉम्बिनेशन आपने ऑरेंज लाइट के साथ बना दिया, तो ऐसे उसमें जो है जो लाइट्स होंगी वो फैंसी नहीं लगेंगी बल्कि बुरी लगेंगी, ठीक है। आमतौर पर क्या किया जाता है, जैसे जहाँ पर फैंसी लाइटिंग वगैरह भी करनी हो, जैसे किसी पार्टी में, किसी इवेंट में, तो आमतौर पर जो है वो डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन लाइट के साथ बनाया जाता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से चूज किए जाते हैं कि दो डार्क लाइट जो है वो एक साथ मिक्स ना हो। तो अगर एक साथ मिक्स हो रही है तो ऐसा इंटरफेरेंस जो होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। तो आई होप ये आप लोगों को यहाँ तक टॉपिक समझ आ गया होगा। इन सब चीज़ों को बेटा कॉपी डाउन जरूर करिएगा। यहाँ पर आपका वेव का टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो है वो साउंड का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेट उसके फैक्टर्स वगैरह देखेंगे कि साउंड की क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी। ओके क्लास,
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।